Hello dear students or friends, welcome back to Rahul English Study. Now we discuss Middle English period 1066 to 1500. Today, तो dear friends, dear students, आज हम मिडिल इंग्लिश पीरियड जो कि 1066 से 1500 तक चला है। तो फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। मिडिल इंग्लिश वाज ए फॉर्म ऑफ English language spoken after the normal conquest 1066 until the late 15th century. अंग्रेजी मध्य अंग्रेजी नॉर्मन विजय 1066 के बाद 15वीं शताब्दी के अंत तक बोले जाने वाली अंग्रेजी भाषा का एक रूप था। इट वॉज विद द 14th century that major works of English literature began once again to appear 14वीं शताब्दी के साथ ही इट वाज 14th century यानी 14वीं शताब्दी के साथ ही अंग्रेजी साहित्य की प्रमुख कृतियां एक बार फिर प्रकट होने लगी। दीज इंक्लूड द so-called pearl poets, Pearl, Patience, Cleaness, and Sir Gawain and the Green Knights। तो फ्रेंड्स, इसमें तथाकथित पर्ल पोइट्स, पर्ल, पीसेंस, क्लीनेस एंड सर गाविन और ग्रीन नाइट शामिल थे। लीजेंड्स, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लैंगलैंड्स, पॉलिटिकल एंड रिलीजन्स एलिगरी, पियर्स प्लाउमैन, जॉन गावर्स, कन्फेसियो, अमेंटिस। लैंगलैंड का राजनीतिक और धार्मिक, एलिगरी, पियर्स प्लाउमैन, जॉन गावर का कन्फेसियो, अमेंटिस and works of Geoffrey Chaucer, the most highly regarded English poet of the Middle Ages। तो फ्रेंड्स, और मध्य युग के सबसे उच्च माने जाने वाले अंग्रेजी कवि, इंग्लिश पोइट जियोफ्राई चौसर की रचनाएं, who was seen by his contemporaries as an English successor, the great tradition of Virgil and Dante, जिन्हें उनके समकालीनों ने वर्जिल और दांते की महान परंपरा के अंग्रेजी उत्तराधिकारी के रूप में देखा था। जियोफ्राई चौसर या जेफरी चौसर 1340s
25 अक्टूबर 1400। जॉफरी चौसर 1340 यानी 25 अक्टूबर 1400। वाज एन इंग्लिश पोइट, एक अंग्रेजी कवि, एंड ऑथर और एक लेखक थे। हु इज़ वाइडली कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट ऑफ द मिडिल एजेस, जिन्हें व्यापक रूप से मध्य युग का सबसे बड़ा अंग्रेजी कवि माना जाता था या माना जाता है। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द कैंटरबरी टेल्स, और उन्हें द कैंटरबरी टेल्स के लिए सबसे बड़ा कवि माना जाता है। ही हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उन्हें अंग्रेजी साहित्य का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसको कहा जाता है? जॉफरी चौसर को। और कैंटरबरी टेल्स के लिए भी सबसे बड़ा कवि इन्हीं को माना जाता है। किसको? जॉफरी चौसर को। और अल्टरनेटिवली द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और अंग्रेजी कविता का पिता वैकल्पिक रूप से, वैकल्पिक रूप से अंग्रेजी कविता का पिता कहा जाता है। He was the first writer to be buried in what has since come to be called Poets' Corner in Westminster Abbey। वह पहले लेखक थे। He was the first writer, वह पहले लेखक थे। टू बी बरीड इन वाट, जिन्हें वेस्टमिंस्टर एबी में पोइट्स कॉर्नर कहा जाने लगा। वेस्टमिंस्टर एबी में पोइट्स कॉर्नर कहा जाने लगा था। वन मोर पर्सन, one more person of 14th century is worth mentioning here। जॉन क्लिफ, 14वीं शताब्दी का एक और व्यक्ति यहाँ उल्लेखनीय है। वाइक्लिफ, यानी 14वीं शताब्दी का एक और व्यक्ति यहाँ उल्लेखनीय है जिसका नाम वाइक्लिफ है। हु वाज एन इंग्लिश स्कॉलस्टिक फिलोसफर, जो कि एक अंग्रेजी विद्वान, थियोलॉजियन, धर्मशास्त्र, बाइबलिकल ट्रांसलेटर, रिफॉर्मर, प्रीस्ट एंड अ सेमिनरी प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो एक अंग्रेजी विद्वान, धर्मशास्त्री, बाइबल अनुवादक, बाइबलिकल ट्रांसलेटर, बाइबल अनुवादक, रिफॉर्मर सुधारक, प्रीस्ट पुजारी, एंड आ सेमिनरी प्रोफेसर, यानी मदरसा के प्रोफेसर। कहने का भाव ये है कि पुजारी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक मदरसा प्रोफेसर थे। कौन थे? वाइक्लिफ क्वेश्चनड द privileged status of the clergy। वाइक्लिफ ने पादरियों की विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति पर सवाल उठाया।
who had powerful roles in England and lived luxurious life with great pomp and shows so in local parishes। पर लोकल पैरिस होता है परगना, स्थानीय परगना। तो फ्रेंड्स, वाइक्लिफ ने जब सवाल उठाया तो जिनकी किन पर सवाल उठाया? हु हैड पावरफुल रोल इन इंग्लैंड, जिनकी इंग्लैंड में शक्तिशाली भूमिकाएं थी, एंड lived a luxurious life with great pomp and show in local parishes, और वे स्थानीय परगनों में बड़े धूमधाम और शो के साथ एक शानदार जीवन जीते थे। Wycliffe is credited with the translation of न्यू टेस्टामेंट। वाइक्लिफ ने न्यू टेस्टामेंट के अनुवाद का श्रेय दिया। वाइक्लिफ को न्यू टेस्टामेंट अनुवादक का श्रेय दिया जाता है, विच वाज बेस्ड ऑन वलगेट, जो वलगेट पर आधारित था। Wycliffe was dismissed from the University of Oxford in 1381 और 1381 for criticism of the Roman Catholic Church। कहने का भाव यह है कि 1381 में रोमन कैथोलिक चर्च की आलोचना करने के लिए वाइक्लिफ को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बर्खास्त कर दिया गया, अर्थात उनको निष्कासित कर दिया गया था। He ran a movement known as Lollardism और द लोलार्ड मूवमेंट। उन्होंने लोलार्डिज्म या लोलार्ड आंदोलन के रूप में जाना जाने वाला एक आंदोलन चलाया। द लोलार्ड्स डिमांड्स वर प्राइमरली फॉर रिफॉर्म ऑफ वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी। लोलार्ड की मांग मुख्य रूप से पश्चिमी ईसाई धर्म में सुधार के लिए था। इन जो लोलार्ड की मांग थी, उसका मुख्य रूप से पश्चिमी ईसाई धर्म में सुधार के लिए था, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया था। इसमें थोड़ा फ्रेंड्स कुछ जान लेते हैं। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वाज द 11th century invention and occupation of England by an army made up of Normans। नॉर्मन विजय 11वीं शताब्दी का एक आक्रमण था। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वाज द 11th century इन्वेंशन। नॉर्मन विजय 11वीं शताब्दी का आक्रमण था और नॉर्मन ब्रेटन फ्लैमिश एंड
ब्रेटन, फ्लेमिश एंड मैन फ्रॉम अदर फ्रेंच प्रोविंसेस, यानी नॉर्मन और नॉर्मन, ब्रेटन, फ्लेमिश और अन्य फ्रांसीसी प्रांतों के पुरुषों से बनी सेना द्वारा इंग्लैंड पर कब्जा किया गया। ऑल लेड बाय द ड्यूक नॉर्मंडी लाटर, इन सभी प्रोविंसेस यानी इन पर फ्लेमिश एंड मैन फ्रॉम अदर फ्रेंच प्रोविंसेस यानी अन्य प्रांतों में कब्जा कर लिया गया था। ऑल लेड बाय द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी लाटर स्टाइल्ड विलियम द कॉन्क्वर, और इन सभी का नेतृत्व ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी ने किया था। बाद में द टर्म मिडिल इंग्लिश लिटरेचर रिफर्स टू द लिटरेचर, और बाद में विलियम द कॉन्कर को स्टाइल किया गया। विलियम क्वेंकर को स्टाइल किया गया। नेक्स्ट, द टर्म मिडिल इंग्लिश लिटरेचर रिफर्स टू द लिटरेचर रिटन इन द फॉर्म ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज नोन एज मिडिल इंग्लिश, और मध्य अंग्रेजी शब्द साहित्य का तात्पर्य, मध्य अंग्रेजी साहित्य शब्द का अर्थ 12वीं शताब्दी के अंत में फ्रॉम द लेट 12th सेंचुरी अंटिल द 1470s, यानी 12वीं शताब्दी के अंत में 1470 के दशक तक मध्य अंग्रेजी के रूप में, ज्ञात अंग्रेजी भाषा के रूप में लिखे गए साहित्य से है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। द बैटल ऑफ फुलफोर्ड, तो फुलफोर्ड का जो द बैटल ऑफ फुलफोर्ड 22 सितंबर यानी 20 सितंबर 1066 को, यानी 10066। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स यानी हेस्टिंग की लड़ाई वाज फॉट ऑन 14 अक्टूबर 1066, यानी 1066, 14 अक्टूबर 1066, बिटवीन द नॉर्मन फ्रेंच आर्मी ऑफ विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, यानी कॉविलियन नॉर्मन फ्रांसीसी सेना, नॉर्मंडी के ड्यूक और एंग्लो सैक्सन किंग हैरोल्ड एंड और इंग्लिश आर्मी अंडर द एंग्लो सैक्सन किंग हैरोल्ड गोल्डविशन, बिगिनिंग द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। कहने का भाव यह है कि नॉर्मंडी के ड्यूक और एंग्लो सैक्सन किंग हैरोल्ड गार्ड विंसन के तहत एक अंग्रेजी सेना के बीच लड़ी गई थी, और जिसने इंग्लैंड नॉर्मन विजय की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 1066 एस्टेब्लिश्ड, यानी 1066 में हेस्टिंग की लड़ाई ने नॉर्मन डोमिनेशन
नॉर्मन वर्चस्व की स्थापना की एंड heralded the end of Anglo-Saxon phase of English history और अंग्रेजी इतिहास के एंग्लो सैक्सन के चरण के अंत की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश चेंज टू, यानी अंग्रेजी का उच्चारण बदल गया। एंड ग्रामर बिकेम सिंपल विद सम एक्सटेंट incorporation of a few French structure, यानी कुछ फ्रांसीसी रचना को शामिल करने के साथ व्याकरण सरल हो गया। ग्रामर मीन्स व्याकरण सरल हो गया। और इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, द फर्स्ट एंग्लो नॉर्मन हिस्टोरियोग्राफर मीन्स इतिहासकार इज जियोफ्राई गैमर, यानी जेफरी गैमर। तो पहले एंग्लो नॉर्मन इतिहासकार जेफरी गैमर, तो पहले इतिहासकार एंग्लो नॉर्मन इतिहासकार कौन है? जेफरी गैमर हैं। कौन है? जेफरी गैमर, हु रोट हिज स्टोरी डैश एंगल्स फॉर डैम कॉन्स्टेंस, जिन्होंने डैम कॉन्स्टेंस के अपना स्टोरी डेंस एंगल लिखा था। नेक्स्ट, एडम इज जनरली कंसीडर्ड। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा। अगर अच्छी लगती है तो अवश्य लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम इस तरह की अधिक से अधिक मेहनत करके, हार्ड वर्क करके आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, एडम इज जनरली कंसीडर्ड टू बी एन एंग्लो नॉर्मन मिस्ट्री ऑफ 12th century and was probably written in France at the beginning of the 13th century. It means friends, वीडियो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और अधिक से अधिक फ्रेंड्स ये समझें, आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा। एडम इज जनरली कंसीडर्ड टू बी ए एंग्लो नॉर्मन मिस्ट्री ऑफ 12th century। एडम को आमतौर पर 12वीं शताब्दी का एक एंग्लो नॉर्मन रहस्य माना जाता है। एंड वाज प्रोबेबली written in France at the beginning of 13th century, और संभवतः 13वीं शताब्दी के शुरुआत में फ्रांस में लिखा गया था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इफेक्टिवली eliminated The Norman conquest effectively eliminated upper class patronage of Old English secular poetry and prose, and gradually supplanted it with a new literary culture। और नॉर्मन विजय ने पुरानी अंग्रेजी कविता यानी ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, पुरानी अंग्रेजी कविता और गद्य के उच्च यानी प्रोज पोइट्री, प्रोज यानी कविता और प्रोज गद्य
पोइट्री कविता, प्रोज यानी गद्य के उच्च वर्ग के संरक्षण को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। और एंड ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे इसे एक नई साहित्यिक यानी सप्लांटेड इट विद ए न्यू लिटरेरी कल्चर, और इसे एक नई साहित्यिक संस्कृति के साथ बदल दिया। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है एंसेल्म। एंसेल्म वाज द ऑथर ऑफ सेलिब्रेटेड लैटिन treatise on the atonement। एंसेल्म प्रायश्चित पर एक प्रसिद्ध लैटिन ग्रंथ के लेखक थे। एंसेल्म प्रायश्चित तौर पर एक प्रसिद्ध लैटिन ग्रंथ के लेखक थे। एंड ऑफर्ड ए डिफेंस ऑफ द क्रिश्चियन फेथ, और उन्होंने एक ईसाई धर्म के बचाव की पेशकश की थी। अर्थात उन्होंने एक ईसाई धर्म की बचाव की पेशकश की। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं द वर्ड मेडिवल। द वर्ड मेडिवल comes from the Latin medium, middle and album is। it means the word medieval यानी मध्ययुगीन शब्द comes means आता है from the Latin medium यानी कहाँ से, लैटिन माध्यम यानी मध्य, मिडिल मध्य, लैटिन माध्यम, और अल्बम, अल्बम इज आयु, आयु से आया है। मेडिवल जो वर्ड आया है ये किससे आया फ्रेंड्स, लैटिन वर्ड मीडियम यानी मिडिल एंड एल्बम, अल्बम मीन्स एज से आया है, तो इसको मेडिवल कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं 4 मेन लैंग्वेजेस सर्कुलेटेड इन इंग्लैंड, ओल्ड फ्रेंच और एंग्लो नॉर्मन, यानी 4 मुख्य भाषाएं इंग्लैंड पुरानी फ्रेंच या एंग्लो नॉर्मन में प्रचलित थी। 4 पुरानी भाषाएं इंग्लैंड पुरानी फ्रेंच या एंग्लो नॉर्मन में प्रचलित थी, मतलब इनका प्रचलन था, ये प्रचलित थी यानी इनका परिचालित थी, अर्थात सर्कुलेशन में थी, सर्कुलेटेड थी। लैटिन, ओल्ड इंग्लिश एंड डिफरेंस ब्रांचेस ऑफ द सेल्टिक लैंग्वेज ग्रुप। कहने का भाव यह है कि लैटिन पुरानी अंग्रेजी और सेल्टिक भाषा समूह की विभिन्न शाखाएं, लैटिन पुरानी अंग्रेजी और सेल्टिक भाषा समूह की विभिन्न शाखाएं थी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स विलियम कैक्सटन, लास्ट पॉइंट है ये। नेक्स्ट और भी है, विलियम कैक्सटन सेट अप ए प्रिंटिंग प्रेस इनटू इंग्लैंड इन 1476, यानी 1476 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि विलियम कैक्सटन ने 1476 में, कब, 1476 में इंग्लैंड में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। किसकी स्थापना की, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। कब की थी, 1476 में, यानी 1476 में। किसने की थी, विलियम कैक्सटन ने। किसने, विलियम कैक्सटन ने। द फर्स्ट बुक दैट, जिसमें पहली पुस्तक थी वाज प्रोड्यूस्ड, जिसने पहली पुस्तक तैयार की गई थी, जिसमें पहली पुस्तक
जो वहाँ तैयार की गई थी, देयर वाज एन एडिशन ऑफ चौसर्स कैंटरबरी टेल्स। जो पुस्तक तैयार की गई थी, जो वहाँ पुस्तक तैयार की गई थी, वह चौसर की द कैंटरबरी टेल्स का एक संस्करण थी। एडिशन, एडिशन मीन संस्करण, यानी कैंटरबरी टेल्स का एक संस्करण थी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का प्रभाव क्या पड़ा, क्या प्रभाव था? तो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ब्राउट टू पावर ए फ्रेंच स्पीकिंग रूलिंग क्लास। कहने का भाव यह है कि नॉर्मन विजय एक फ्रांसीसी भाषी शासक वर्ग को, यानी रूलिंग वर्ग, फ्रांसीसी स्पीकिंग रूलिंग क्लास, यानी फ्रांसीसी भाषी शासक वर्ग को सत्ता में लाया। फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ लॉ, और फ्रेंच कानून की भाषा हो गई। एंड ओल्ड इंग्लिश बिकेम कन्फाइंड टू द लोअर क्लासेस, और पुरानी अंग्रेजी निम्न वर्गों तक ही सीमित हो गई, अर्थात निम्न वर्गों तक ही सीमित रह गई। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट फंडामेंटली ऑल्टर्ड सोशल, लीगल एंड पॉलिटिकल रिलेशंस बाय इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू फ्यूडल सिस्टम। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मन विजय ने एक नई सामंती व्यवस्था, यानी फ्यूडल सिस्टम, नई सामंती व्यवस्था की शुरुआत करके, एक नई, यानी ये न्यू फ्यूडल सिस्टम, यानी एक नई व्यवस्था को शुरुआत करके सामाजिक कानूनी, यानी सोशल लीगल, शुरुआत करके सामाजिक कानूनी और राजनीतिक रिलेशन, यानी राजनीतिक संबंधों को मौलिक रूप में बदल दिया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या इफेक्ट था? सोसाइटी बिकेम हायर ऑर्चिस्ट, यानी सोसाइटी जो थी, समाज पदानुक्रमित हो गया। किंग बिकेम द सुप्रीम रूलर, और राजा सर्वोच्च शासक बन गया। एंड ऑल लैंड केम इनटू हिज पोजेशन, और सारी भूमि उसके अधिकार में आ गई, अर्थात सारे उसके अधिकार में, यानी जो सारा था वो उसके, यानी सारी जमीन, यानी भूमि और उसके अधिकार में, यानी उसने अपने आप में पूरा अधिकार कर लिया। दिस न्यू फ्यूडल सिस्टम, इस नई सामंती व्यवस्था ने क्रिएटेड ए नेटवर्क ऑफ टेरिटोरियल रिलेशनशिप्स, यानी कहने का भाव ये है, इस नई सामंती व्यवस्था ने रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर ऑफ वैरियर अरिस्टोक्रेसी, यानी नई व्यवस्था ने, इस नई सामंती व्यवस्था ने एक योद्धा अभिजात वर्ग के सदस्यों के बीच, बिटवीन मेंबर्स, अभिजात वर्ग के सदस्यों के बीच क्षेत्रीय संबंधों का एक नेटवर्क खड़ा किया, अर्थात नेटवर्क बनाया। द किंग ग्रांटेड लैंड टू हिज टीनेट्स इन चीफ और वेजल्स, यानी राजा ने अपने काश्तकारों को, मुख्य या जागीरदारों को भूमि दी। हु ग्रांटेड सब चीफ्स, जिन्होंने उप प्रमुखों को दिया, यानी जो उन्होंने, राजा ने अपने मुख्य लोगों को, यानी मुख्य जागीरदारों को
मुख्य व्यक्तियों को या जागीरदारों को यानी अधिकार दे दिए, यानी भूमि दे दी। और उन्होंने क्या किया, जिन्होंने उप प्रमुखों को दिया, उन्होंने अपने उप प्रमुख बनाए और उन प्रमुखों को दे दिया। ईच लेवल इन द फ्यूडल सिस्टम, और सामंती व्यवस्था में हैड टू पे फॉर द लैंड, सामंती व्यवस्था में प्रत्येक स्तर को एंड प्रोटेक्शन दैट हायर क्लासेस ऑफर्ड। कहने का भाव ये है कि सामंती व्यवस्था में प्रत्येक स्तर को उच्च वर्गों द्वारा दी जाने वाली भूमि और सुरक्षा के लिए भुगतान करना पड़ता था। आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इट आल्सो लेड टू चेंजेस इन लीगल प्रैक्टिस, इससे कानूनी व्यवहार में बदलाव आया। जस्टिस केम अंडर लॉयल कंट्रोल, और न्यायशाही नियंत्रण में आ गया। प्रिमोजिनीचर बिकेम द नॉर्म, और वंशानुक्रम आदर्श बन गया। कॉम्पेंसेशन टू विक्टिम्स डेक्रीज्ड, पीड़ितों का मुआवजा कम हो गया। एंड फाइन इंक्रीज्ड, और उन पर जुर्माना बढ़ गया था। फॉर ए शॉर्ट वाइल, थोड़े समय के लिए। विलियम्स आर्मीज स्प्रेड वाइड स्प्रेड devastation and had negative effect on the economy of England। कहने का भाव ये है, जब जुर्माना बढ़ गया और थोड़े समय के लिए विलियम की सेनाओं ने व्यापक तबाही मचाई, यानी थोड़े समय के लिए, फॉर ए शॉर्ट वाइल विलियम आर्मीज स्प्रेड फैल गई, और वाइड स्प्रेड डिवेस्टेशन उन्होंने तबाही मचाई। एंड हैड ए नेगेटिव इफेक्ट, उसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ा, यानी नकारात्मक, अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ऑन द इकोनॉमी की इंग्लैंड, यानी इकोनॉमी ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड की इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। बट द इकोनॉमी बाउंस्ड बैक सून एज नॉर्मन्स, और लेकिन अर्थव्यवस्था में जल्द उछाल आया। बैक सून क्योंकि नॉर्मन फाउंडेड मैनी टाउन्स, क्योंकि नॉर्मन में कई कस्बों की स्थापना की गई। एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड न्यू ग्रुप्स ऑफ टाउन्स, और कस्बों के लोगों के नए समूह पेश किए गए। टाउन्स पीपल, यानी कस्बों के नए लोगों के समूह पेश किए गए। उन्होंने इंट्रोड्यूस न्यू बिल्डिंग्स प्रैक्टिसेस इनटू इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड में नई निर्माण प्रथाओं की शुरुआत की। विच प्रोविंस्ड द किंगडम प्रोवाइडेड मीन उपलब्ध कराया, द किंगडम विद ग्रैंडियोस
एक्लियास्टिकल कहने का मतलब ये है, इट मीन्स जिसने राज्य को भव्य उपशास्त्री और सैन्य स्मारक प्रदान किया, एंड और मिलिट्री मॉन्यूमेंट्स कहने का भाव ये है, जिसने राज्य को भव्य उपशास्त्री और सैन्य स्मारक प्रदान किया, यानी राज्य को भव्य उपशास्त्री और सैन्य स्मारक प्रदान किया। दे क्रिएटेड इम्पोर्टेंट कैस्टल्स सच एज द टावर ऑफ लंदन, उन्होंने महत्वपूर्ण महल जैसे द टावर ऑफ लंदन का निर्माण किया। नॉर्मन्स सीज्ड वेल्थ, नॉर्मन्स ने अंग्रेजी चर्च में सीज वेल्थ एंड लैंड फ्रॉम द इंग्लिश चर्च, नॉर्मन्स ने अंग्रेजी चर्च से धन और भूमि जब्त की। नॉर्मन्स ने अंग्रेजी चर्च से धन और भूमि जब्त कर ली। दे इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ चर्च कोर्ट्स इन इंग्लैंड, कहने का भाव यह है कि उन्होंने इंग्लैंड में चर्च कोर्ट का विचार पेशकश की, यानी उन्होंने इंग्लैंड में चर्च कोर्ट का विचार पेश किया, अर्थात पेशकश की। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हमने ये फिनिश कर लिया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।